पूरे देश में निश्चित रूप से वो फैक्टर हैं जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। उनका ये फैक्टर गुजरात चुनाव के दौरान कितना सिग्निफिकेंट है, आइए उनसे समझते हैं। असद, कैसा चल रहा है गुजरात में सब कुछ? ठीक है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। हम लोग 2 साल पहले म्यूनसिपल इलेक्शन में हमारे 25-26 कॉरपोरेटर जीते थे, अहमदाबाद से, गोधरा से, मोडासा से, भरूच से। तो कोशिश चल रही है। कोई चुनाव आसान नहीं होता और मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करेंगे। तो कोशिश चल रही है। तो ये जो अखिल भारतीय आपकी प्रेजेंस है, ये इलेक्शन फाइटिंग प्रेजेंस रहेगी क्या? जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, वो वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में हम लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार हूँ, तो चुनाव लड़ेंगे ज़रूर, उसमें बुरी बात नहीं है। चुनाव लड़ने से लोकतंत्र, जमहूरियत मजबूत होती है, संविधान में लोगों को एतमाद पैदा होता है। तो कोशिश तो करनी चाहिए, बिल्कुल हम कोशिश वही कर रहे हैं। तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ बड़ा फैनफेयर आपका दिखाई देता है। मैं खुद उसका जामिन रहा हूँ, कई जगहों पर मैंने देखा कि देखो देखो कौन आया, शेर आया। फिर वो शेर को वोट क्यों नहीं मिलते? नहीं, मिलेंगे वोट, इंशाल्लाह मिल रहे हैं, मिलेंगे। ये जो जनरेशन है, इनमें हमारी पार्टी काफ़ी मकबूल है और इस देश का मुस्तकबिल इसी यंग जनरेशन का होने वाला है। तो हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है। हम उनका दिल जीतेंगे और यकीनन वो कामयाबी में तब्दील होगा और वो अनकरीब होने वाला है। एक्चुअली इंटरप्रिटेशन आपके ओपोनेंट्स इसका ऐसा करते हैं कि आप पहुंचकर वहाँ वोट काटने का काम कर देते हैं। जीतना आपके टारगेट्स में होता नहीं है, आप वोट काटते हैं और अच्छा, वहाँ आपका ये सिग्निफिकेंस है। अभी जो हमारे से पहले महाशय यहाँ बैठे थे, वो तो कांग्रेस के थे, भाजपा में हमसे पूछ के गए। हार्दिक पटेल को क्या आप और हमने मिलकर गुलाब जामुन खिलाया, या आपके बॉस हेमंत साहब ने बुलाकर उनको कुछ तरकारी की बिरयानी खिलाई, वो भाग गए? ऐसे 12-13 एमएलए भाग गए। कब तक हमको बोलेंगे? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हमको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब कल कांग्रेस ने बापू नगर अहमदाबाद से हमारे एक कैंडिडेट को पैसे देकर खरीद लिए। अब उस पर क्या बोलेंगे आप? तो हमको पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी से। हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीत हार होगी। हम इलेक्शन लड़ते हैं जीतने के लिए। अब कोई हारेगा, कोई जीतेगा, तो उससे मुझे क्या मतलब है? मगर अगर आंकड़ा देखेंगे तो राहुल गांधी क्यों हारे? हम नहीं थे। यहाँ से आपके 12-13 एमएलए भाग गए, हम नहीं थे। फिर उत्तर प्रदेश की मिसाल दी जाती है, 400 सीट पर कांग्रेस लड़ी, उसका कोई नहीं बोलता। बसपा 400 पर लड़ी, उस पर कोई नहीं बोलता। आजमगढ़ की पार्लियामेंट सीट हम नहीं लड़े, बीजेपी जीत गई। तो ये से बहुत से हैं। तेलंगाना में हम 2 मरतबा कांग्रेस हार गई, बीजेपी भी हारी, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। मगर इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो सेकुलर हो या बीजेपी की तरह हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर चलने वाली हो, वो भारत की पॉलिटिक्स में मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या रिप्रेजेंटेशन देखना नहीं चाहती। एक तरफ बीजेपी ने मुसलमानों को इनविजिबल कर दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस हो या आरजेडी हो, समाजवादी हो, एनसीपी हो, ये तमाम पार्टीज ये चाहती हैं कि भाई आप खाली वोट डालिए बस और कुछ मत करिए। नहीं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आप इंटेंशनली ऐसा नहीं करते, लेकिन एंड रिजल्ट ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है? कहाँ? हम तो बोल रहे हैं, बताओ। गोपालगंज में क्या हुआ? आपको 12,000 वोट मिले, वो 2,000 के आसपास से हारे। वो उनको मिल गए होते तो आरजेडी जीत जाता। नहीं, हमारे पंकज भाई यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए गोपालगंज में सिटिंग एमएलए किसका था? गोपालगंज में सिटिंग एमएलए बीजेपी का था। आप सत्ता में हैं और आप जीत नहीं पा रहे हैं और आप ब्लेम कर रहे हैं एक मुसलमान को। भाई, जो 11,000 वोट हमको मिले, बिहार की जनता जो है इस देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस होती है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। वो हमको वोट डाले, उनका इख्तियार है वोट डालना। आप खड़े ही क्यों हो रहे हैं? ये क्या बात है? खड़े होना ही तो जिंदगी की मिसाल है। जिंदा रहना और नहीं रहने में फर्क है कि अब खड़े होना चाहिए आपको। आप हो रहे, खड़े क्यों हो रहे? भाई, आपका यादव परिवार पूरा सत्ता में रहेगा तो वही अच्छा है क्या? लड़े, फिर लड़ेंगे। हम तो नहीं लड़ना चाह रहे थे, हम तो सीमांचल के तक अपने आप को महदूद करके रखे थे। हमारी लड़ाई सीमांचल की, इंसाफ की थी। मगर आपने हमारे 4 विधायक को आपने खरीद लिया और आपने दायरे को बढ़ा दिया। हम जाएंगे आगे। तो एक तो आपके जीतते नहीं,
अगर 2, 3, 4 कहीं जीतते हैं वो खरीद लिए जाते हैं। आप कहते हैं हमारा मकसद ये है कि हम सदन में एक भी बंदा पहुंचा पाए तो हमारे लिए ये जीत है, क्योंकि वो हमारी आवाज बुलंद करेगा, लोगों की आवाज बुलंद बिल्कुल। करेगा। वो 2, 3, 4 जो होते हैं वो बाद में खरीद लिए जाते हैं, तो आवाज कैसे बुलंद होगी? नहीं, अब देखिए, जो ज़मीर फरोश होते हैं वही बिकते हैं। जो गयूर होता है, जो अपनी इज्जत के लिए मर मिटता है, वो तो कभी इज्जत का, ज़मीर का सौदा नहीं करता। तो ज़मीर फरोश है, अपने आप को बेचना चाहते हैं तो बेच देते हैं। मगर हो क्या किया हो रहा है कि सीमांचल की जनता को ने बहुत बड़ा धोखा दिया, और उसका जवाब सीमांचल की जनता बिहार के चुनाव के वक्त देगी। ये ऐसा तो नहीं होता जैसे आप सुभाषपा के साथ, मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में हाथ मिलाना चाह रहे थे, किससे? बाद में ओम प्रकाश राजभर के साथ, और बाद में आपको वहां पे आपने फिर लैला वाला जिक्र भी किया, मजनू वाली बातें भी नहीं, की। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या आपको पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर तो नहीं देखा जाता अलग अलग जगहों पे कि आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, देखते हैं कौन आ सकता है, इसीलिए वो जो आपके साथ लड़ते हैं लोग चुनाव, वो भी बाद में देखते हैं कि किधर जाके बैठने पर, किनके साथ चले जाने पे हमारा फायदा होगा? नहीं, किसी के भागने से, जाने से तो हमारे हौसले या हमारा अज़म में कमी नहीं आएगी। हमारा एक मिशन है और हम ये समझते हैं कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब जिनको फास्ट फूड की पॉलिटिक्स में भरोसा है तो वो तो करेंगे, मगर हम अब एक मकसद के तहत काम कर रहे हैं और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, हर पॉलिटिकल पार्टी अलायंस के लिए कोशिश करती है, बाज़ अलायंस होता है, बाज़ नहीं होता है। हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ अलायंस में थे, फिर बिहार में कुशवाहा साहब जो भी जेडीयू के प्रेसिडेंट बने हैं वो हमारे साथ थे, तो ये तो होगा। तो ये लोग आपके साथ आइडियोलॉजी के स्तर पे नहीं जुड़ते क्या, वो जो चुनाव लड़ने आते हैं? यानी वो हम क्यों वल्नरेबल होते हैं कि कोई भी आए पोच कर ले, कोई भी आए उनको अपनी तरफ ले जाए? आपसे आते होंगे जब टिकट के लिए बोलते होंगे तो आप उनकी स्क्रूटनी करते होंगे ना? यानी हम तो देखिए, अब बिहार में कुशवाहा साहब से हमारा अलायंस था, वो उसमें बसपा भी साथ थी, हम भी थे। बाद में चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार को ज्वाइन कर लिए, तो वो इस सवाल का जवाब वो दे सकते। अभी भी हमारा अलायंस उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह के साथ है, अभी भी है उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे कि अब जो लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे उसमें। ये आप जो कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का आपने नाम लिया, मुझे याद आ रहा है कि अभी आपने नीतीश कुमार को एक्सपायरी डेट की दवा तक बता दिया और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत ही आकर कहा हाँ हाँ देखिए वो वैसी सही कह रहे हैं, और जैसे ये होता है वैसे लोग कहने लगते हैं आप बीटी में। अब हम भारतीय जनता पार्टी ये क्यों भूल जाती है कि गुजरात में जो उनकी 27 साल से सरकार है, यहाँ पर सिर्फ 16 सिटी स्कैन की मशीनें हैं, 5 MRI है। इस पर भी बोलना चाहिए, बीजेपी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और सिर्फ 20 ज़िलों में, 33 में से 20 ज़िलों में सिटी स्कैन है, 28 ज़िले में MRI नहीं है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हाईएस्ट यहाँ पर है। आपके गुजरात में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिकल सेल एनीमिया है। ये भी तो मानना चाहिए ना, भाजपा को भी मानना चाहिए कि 7% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, अब गुजरात में आ गया 1%। भाजपा को भी मानना चाहिए कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उसकी बेटी के कातिलों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने छोड़ दिया। भाजपा को ये भी मानना चाहिए कि नरोडा पाटिया में जिस शख्स ने 92 मुसलमानों का कत्ल किया, उसको कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी, आज वो भाजपा के लिए काम कर रहा है, इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। वही उत्तर प्रदेश में वो नाहिद हसन जेल में था तो अमित शाह ने क्या क्या कह दिया, मगर यहाँ पर एक कातिल बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये भी तो है ना कि भाजपा एक मुसलमान को टिकट नहीं देती, वो भी मानना चाहिए। नहीं, लेकिन ये भी तो हमने देखा ना कि अभी आपके AIMIM के 3 नेताओं को सर तन से जुदा वाले नारों के चलते उनको बुक किया गया है। हाँ, बुक तो इधर भी देखना पड़ेगा ना अपनी तरफ भी। नहीं, ठीक है, बुक तो किया गया है ना। यहाँ पर जो दिल्ली में उनका MP बोला था कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करो, वो तो अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहा है, उसको तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि पप्पा जी की पार्टी के हैं वो। ये अमित शाह आपने नाम लिया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमित शाह आपको बताते हैं कहाँ से चुनाव लड़ना है, कहाँ से खड़े होना है, नहीं होना है। ये बात सच है क्या? नहीं, आपके घर पे डील नहीं हुई अब की बार गुजरात में, इसलिए हम सिर्फ 14 लड़ रहे हैं। आप करवा देते तो शायद बढ़ के लड़ लेते। होती है डील? नहीं, आपसे जरिए से हो सकती है डील, किसी से नहीं हो सकती है।
मुझको आप श्रेय दे रहे हैं ये? नहीं बिल्कुल, आप अगर आपने इससे पहले ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, मैंने कहा यस करवा दीजिए डील। ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कहा था डील करा, मतलब आप मानते हैं कि अमित शाह आपसे कहते हैं और वो जरिया आप जिसको बना दीजिए, मेरा नाम ले लीजिए किसी और का, लेकिन आप ही के जरिए आपने ऑफर दिया था, हमने कहा कि हम सौदा नहीं करते जमीर का। तो फिर उनको भी समझा देते जिनको कांग्रेस ने खरीद लिया। अब वो जो बेजमीर है बिक जाता है ना। अच्छा, ये आप जब जाते हैं, जैसे सूरत गए, वहां पे ऐसा क्यों हुआ कि वो जो ऑडियंस आपको सुनने आई थी वो आपके अगेंस्ट नारे लगा रही थी, काले झंडे दिखा रही थी, वो तो मुस्लिम यूथ था वहां? नहीं, ऐसा है, 12,000 की भीड़ में 4 लोग काले झंडे दिखा रहे थे और उसके दूसरे दिन चिल्ड्रंस डे था, तो बच्चों को शौक हुआ कि पप्पा जी के नाम पे नारे लगाएं। हमने कहा लगा लो, और हमने कह दिया कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अब क्या करेंगे? अच्छा, अगर वही कोई काले झंडा ले जाकर प्रधानमंत्री के सभा में कहता कि जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, कितना दबाव पड़ जाता आप पे टीवी 9 पे, चलाओ इसको, देखो प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। ये आपको पता चलता है कि आपके यहाँ पे आता है क्या ये वाला टेलीग्राम, कहाँ दबाव पड़ रहा है कि नहीं? ना, आता है। जैसे आप कह रहे हैं कि वो डील में मैं आता है, आपके यहाँ आता है टेलीग्राम? आता है। क्या लिखा रहता है उसमें? बहुत सी चीजें लिखी रहती है, नहीं बता सकते यहाँ पर, हम आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए बहुत चीजें छुपा लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मोहब्बत खत्म कर दी थी आपने जब डील वाली बात कर रहे थे, अभी मोहब्बत याद आ गई आपको? नहीं, देखिए, मोहब्बत करनी चाहिए मगर सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए। ये जो आप सच्चाई को जाहिर कर दिया मगर मोहब्बत के बिना पर और ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। खुदा बचाए ऐसी मोहब्बत से। लेकिन मैं अब एक बात ये भी समझना चाहता हूं कि ये आप इतनी सारी जो बातें कह रहे हैं, इतने सारे मुद्दे, और वहां भी आपने योगी जी को मठ में और मोदी जी को पहाड़ों में भेज दिया था, आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात आप कर रहे थे, वहां कुछ हासिल नहीं हुआ। यहां आप तमाम बातें कह रहे हैं, जैसे अभी जो मुद्दे आपने गिनाए, वोट क्यों नहीं आते आपके मुद्दों पे? सर देखिए ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी की जर्नी में ये स्टेज है, ये स्टेज हमारे लिए स्ट्रगल का है, ये स्टेज हमारे लिए मेहनत करने का है। इस हर पॉलिटिकल पार्टी को से गुजरना पड़ता है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीआरएस हो, ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल जर्नी में स्टेज आता है आपको, और ऐसे वक्त में हमको साबित कदम रहना पड़ेगा। हम रह रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो वो ये पूछते हैं कि जिन लोगों की रहनुमाई की आप बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में 25% से ज्यादा की पॉपुलेशन उस वोट बैंक के होने के बावजूद तो आपके हाथ कुछ लगता नहीं है। 9% में क्या करेंगे आप? मैंने 6 सीट हम लड़े वेस्ट बंगाल में, सिर्फ 6, और वो भी कोविड की नज़र हो गया, कैंपेन वहाँ पर रुक गया पूरा। अभी भी हम वेस्ट बंगाल में मेहनत कर रहे हैं, कहाँ छोड़े मैदान। आज भी हमारा संगठन मजबूत हो रहा है वहाँ पर, बिल्कुल मजबूत हो रहा है वेस्ट बंगाल में, और आप देखते जाइए। अच्छा, वेस्ट बंगाल की आप बात करें, ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ कर दी मगर फिर भी वो सेक्युलर है। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया मगर बोलते नहीं मोदी जी बड़े अच्छे हैं। अब आप बताइए ये क्या हो रहा है? इल्जाम तो हम पे लगता है मगर इनका भी तो किरदार देखिए आप। तो आप मतलब वो जो थर्ड फ्रंट वाला कोई कुछ लोग सोच रहे हैं उसको आप अभी से खारिज कर रहे हैं कि उधर तेलंगाना में जो आपके मित्र हैं सत्तारूढ़, उनके साथ तो है ना आप? नहीं, वो हम चाहते हैं कि 2023 में दोबारा केसीआर की सरकार बने, हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद है। अब देखें क्या होता है। लेकिन उनके साथ अगर कोई कोशिश होती है और वो कहते हैं कि ठीक है हमको चलना चाहिए, ममता बनर्जी के साथ भी चलना चाहिए, तो ये कायम रहेंगे आप या चल देंगे साथ? नहीं, इस मामले में कोई हमसे बात नहीं किया है और हमसे बात भी नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, एक बात याद रखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि ये सेकुलर पार्टीज जो अपना सेकुलर कहती हैं, वो कभी भी मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कायल ना थे ना कभी रहेंगे। इनका एक ही है कि मियाँ जी सिर्फ वोट डालते रहे, मुशायरा कराएं और ईद के दिन ये घर पहुंच जाते हैं शीरखुरमा पीने, उसके बाद मामला ख़त्म, आप जियो मरो, उनको कोई फिक्र नहीं है। यही इनका असल पॉलिटिक्स है, यही इनका असल मकसद नहीं रहा। तो आपसे भी तो ये पूछते हैं ना लोग कि जब वहाँ कभी मुश्किल आती है, नो कॉन्फिडेंस वाली बात आती है, तो कांग्रेस आपके पास आती है, कहती है हमारे लिए देखो, न्यूक्लियर डील के समय आपकी तरफ वो लोग देखते हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई अगर आगे कोशिश होती है सरकार बनाने की तो आप उसके हिस्से रहेंगे? अरे भाई, हम जितनी गालियां हमको दी जाती हैं, कोई दिन नहीं जाता गाली देते हैं, ये टीम वो टीम, वहाँ बिक गए, यहाँ खरीद लिए, यहाँ ऐसा कर लिए। यह बात आपकी सही है, न्यूक्लियर डील में तो कम्युनिस्ट पार्टी मुखालिफत में थी, हमने सपोर्ट किया इनको। आज कम्युनिस्ट पार्टी इनके लिए
अच्छे हो गए हैं। आंध्र प्रदेश उस वक्त था जब इन्हीं के एमएलए इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, तो हमारी पार्टी ने इनका सपोर्ट किया था। तो ये हकीकत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप हाँ ना में बताइए ना, कांग्रेस क्या? के साथ जाएंगे कि नहीं सरकार बनाने की किसी सर कोशिश देखिए, में? मैं जो है ना, मैं होरोस्कोप में बिलीव नहीं करता हूँ, ना मुझे नॉलेज ऑफ अनसीन है। मुझे नहीं मालूम कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा या आप रहेंगे, किसको पता है कौन कहाँ रहेगा। देखते हैं, जब हालात पैदा होंगे ऐसा तो देखेंगे। भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना नहीं है, जिसको बनना है वो करे कोशिश। तो कम से कम आप ये कह रहे हैं कि दरवाजे बंद नहीं है, सोचा जा सकता है। सर सियासत में दरवाजे होते ही नहीं है, किसने कहा दरवाजे होते हैं? आपके पास हैं कितने दरवाजे, कहाँ कहाँ खुले हुए हैं? कहाँ सर, एक बड़ा मैदान में लड़ना पड़ता है, कहाँ दरवाजे होते हैं? दरवाजे जिसके होते हैं वो तो कभी नहीं आगे बढ़ते। नहीं तो ये भी कि दरवाजे कहाँ कहाँ खुले हुए हैं। एक तरफ बी टीम की बात होती है, दूसरी तरफ आपको कहा जाता है कि इनके साथ आप मौका पड़ने पे जा सकते हैं। मतलब सब तरफ संभावनाएं खुली हुई हैं। देखिए, हर कोई हमारे तरफ से सब कुछ बोल जाता है, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। जब मौका आएगा बोलेंगे, अभी तो कोई मौका दिखता ही नहीं हमको, वो मौका दिखता ही नहीं है कुछ भी ऐसा। यहाँ फिर से चुनाव की बयार है और यूसीसी की बातें हो रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस पर कुछ नहीं, मैं यूसीसी के खिलाफ था और रहूंगा। मेरी पार्टी, जब चौहान साहब लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, हमने लिखकर उनको दिया था कि हम यूसीसी के खिलाफ हैं। हम बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं कि आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में कोई अपना रिलीजन अगर बदलना चाहता है तो बगैर परमिशन के बदल नहीं सकता। कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, यहाँ पर अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम का घर खरीदना चाहता है तो इजाज़त नहीं मिलती। तो कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उसकी बेटी के कातिलों को आप छोड़ देते हैं, कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं? कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, बताइए ना हमको। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है, शादी की उम्र तय हो, शादी की उम्र 125 देशों में लड़का लड़की की बराबर है, बल्कि विरासत की बात तय हो, तलाक के ग्राउंड तय हो, उनकी प्रक्रिया तय हो। अच्छा, क्या इन चीजों में आप डिसएग्री करते हैं कि ये नहीं आने चाहिए? कॉमन सिविल कोड के तरह एक देश एक कानून हो जाना चाहिए। सेक्शन 2 स्पेशल मैरिज एक्ट, मैरिज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में आपने मुसलमानों को दूर कर दिया, इंक्लूड करेंगे आप? सेक्शन 21 स्पेशल मैरिज एक्ट, आपने आदिवासियों को उसको एग्जम्पशन दे दिया। सेंट्रल एक्ट कैसा स्टेट गवर्नमेंट उसको ओवररूल करेगी? हिमाचल में बीजेपी ने कहा कि हमने यूसीसी लाएंगे वहां पर। चलिए, मैं एग्रीकल्चर लैंड खरीदना चाहता हूं, नहीं खरीद सकता मैं, सेक्शन 118 है। सरकार स्पेशल परमिशन दी थी वाजपेयी साहब के परिवार को, उनकी फैमिली को, और गांधी परिवार के एक मोहतरमा को। सेक्शन 118 निकालिए आप। आप कहते हैं लड़कियों को प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चर लैंड में लड़कियों को शेयर देंगी बीजेपी, बताइए हमको, आप देंगे? अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट आपको मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा भाई? ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है। अच्छा, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? दया भागा होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? मेरे पास निकाह जब मैं करता हूं तो कबूल है, वहां पर 7 फेरे हैं। ईसाइयों में आई डू है। भाई, इस मुल्क की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी, इसका प्लुरलिज्म है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये जब बेसिक अच्छा, और एक चीज, आर्टिकल 29 में मेरे को राइट टू कल्चर का प्रोटेक्शन है। कैसा छीनेंगे आप मुझसे? कैसा छीनेंगे मुझसे आप? अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है वो, कैसा छीनेंगे आप मुझसे? आप ये कर, बीजेपी ये करना चाह रही, आरएसएस ये करना चाह रही है कि मुसलमानों के लिए यूसीसी होगा और हमारे हिंदू भाइयों के लिए हिंदू कोड बिल होगा। वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो कल्चर का हिस्सा है, वहां कल्चर का प्रोटेक्शन हो जाएगा, यहां से आप मेरी आइडेंटिटी छीन लेंगे आप। यही तो भाजपा चाहती है। नहीं, आप ये हमेशा कहते रहे हैं, और आप तो बैरिस्टर हैं, ये जानते हैं कानून के दावपेच, लेकिन जो जितना मैं जानता हूं वो ये जानता हूं कि जब आप ये फंडामेंटल राइट और ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, तो आर्टिकल 36 ये कहता है ना कि दिस इज नेवरदलेस बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। क्या आप इसको मानते नहीं है कि ये भी कहा गया था कि 10 सालों के भीतर भीतर सरकारें इस बारे में सोच लें और काम करें आगे आके? क्या, किस बारे में? फंडामेंटल राइट्स, आप ये कहते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, हाँ, वो नीति निर्देशक तत्व जो है उसको छीन नहीं सकते हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि उसी समय तो कॉन्स्टिट्यूशन 23 नवंबर 1948 को ये बात कही गई थी कि 10 सालों के भीतर भीतर इस पर काम कर लीजिएगा, क्योंकि ये नेवरदलेस ये भी जो है ये फंडामेंटल है फॉर द स्टेट
to govern through this. देखिए, बीजेपी बार बार बोलती है एक देश एक कानून। भाई तो कंकरेंट लिस्ट क्यों है, स्टेट लिस्ट क्यों है, यूनियन लिस्ट क्यों है? कहाँ है बताइए? देश में एक देश में कानून कैसे रहेगा? स्टेट के पावर्स अलग हैं, यूनियन के पावर्स अलग हैं, कंकरेंट लिस्ट अलग है। क्या आप और हम उठकर सीधा लक्षद्वीप जा सकते हैं बगैर परमिशन लिए? अरुणाचल नहीं जा सकते हैं। राइट टू कल्चर भारत के संविधान में एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है, और मैं अपने कल्चर के प्रोटेक्शन का राइट उससे लेता हूं। आप कैसे छीनेंगे मुझसे? आप अच्छा, और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराबबंदी की भी बात हुई ना, कर दीजिए शराब। आप शराब बंद कर दीजिए महीने में 2 दिन, देखिए पूरे दिल्ली मुंबई में फसाद हो जाएगा, राइट्स हो जाएंगे। शराब नहीं मिलेगी तो रात में टॉनिक बंद कर दीजिए। आप 2 दिन बंद करिए महीने में। चलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बोलिए कि हम हफ्ते की रात और फ्राइडे की रात कोई शराब नहीं पिएगा, पूरे पब्स बंद। देखिए रोड पे निकल के क्या करेंगे। इसलिए आप कहते हैं कि हम इधर आएंगे, गुजरात में स्लॉटर हाउस का नंबर बढ़ा देंगे। स्लॉटर हाउस तो कितने चल रहे हैं बताइए? सिर्फ 2 चलते हैं गुजरात में, पूरे बंद हैं। अच्छा ये आप बताइए, ये हर त्योहार के वक्त ठेला बंडी जो नॉन वेजिटेरियन बेचते हैं उनको बंद कर देते हैं। भाई केंटकी फ्राइड चिकन के तो ओनर पंडित लोग हैं, वो त्योहार के वक्त केंटकी फ्राइड बेचेंगे, और एक गरीब बेचारा बंडी लगाकर बेचता है तो उसको बंद कर देंगे, मगर केंटकी फ्राइड चलेगा। अच्छा जितने एक्सपोर्ट के जो बफेलो एक्सपोर्ट होता है, मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम है उसमें। कंपनीज का वेबसाइट है, रजिस्ट्रार का देख लीजिए उसमें आप। ये देखिए क्योंकि वहां डॉलर आ रहा है देश को, तो आपको डॉलर की जरूरत है, वो गरीब को आप बेरोजगार कर देंगे जो बंडी पर दुकान लगाता है। अहमदाबाद में किया आपने, कांका नहीं कर दिया आपने, क्यों रोकते हैं ऐसा? नहीं तो ये क्या पॉलिटिकली करेक्ट है? ये आपके लिए वोट फेच करेगा? ये जो आके आप गुजरात में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्लॉटर हाउस बढ़ाऊंगा, जो हमारे कुरैशी भाई हैं, अरे क्यों नहीं? उनका प्रोफेशन है। पसमानदा मुसलमान से मोहब्बत इतनी है कि उनका प्रोफेशन बंद कर देंगे आप बीजेपी वाले। एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे मगर लोकल डोमेस्टिक जिनका प्रोफेशन है उनको बर्बाद कर देंगे आप। तो आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में आकर, महात्मा गांधी की धरती पर आकर, आप पसमानदा मुसलमानों के लिए खास तरीके से सोचते हुए उनके स्लॉटर हाउस के नंबर्स बढ़ाएंगे ताकि उनका यहां पर उनकी आजीविका चल सके। उनका प्रोफेशन है। गांधी की सरजमीन है मगर बिल्किस का रेप हुआ। गांधी की सरजमीन है मगर मोरबी का ब्रिज गिरा, उसका ओनर अभी तक पकड़ा नहीं जाता। मगर गरभा में अगर कोई पत्थर फेंकता है तो रोड पर लाकर जनता के सामने बिठाकर सीटी मारकर उनको लाठियों से पीटा जाता है। यह गांधी की सरजमीन में भी हो रहा है। हम ये भी तो देख रहे हैं ना, गांधी की सरजमीन में सबसे ज्यादा सिकल एनीमिया यहां पर है। पॉवर्टी कितना है गुजरात में, गांधी की सरजमीन में देख लीजिए आप। कितना आपने कम किया? दूसरे स्टेट्स 15% कम किए, गुजरात में कुछ नहीं किया। फिर भी मोदी जी बोलते मैंने गुजरात को बनाया। क्या बनाया आपने? आपने सबको बना दिया मगर गुजरात को नहीं बनाया। तो ये जितना सर आप गिना रहे हैं, ये हमारे सामने यहां मंच पर आप गिना रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया से लेकर तमाम बातें आपने कही, ये वो मुद्दे हैं जिस पर आप जनता के बीच में जाकर बात करेंगे और जनता आपकी आवाज सुनकर आपको वोट देकर आपको मजबूत बनाएगी और विधानसभा में आपके लोगों को भेजेगी। यकीनन ये पूरे इश्यूज तो सबके इश्यूज हैं ना, सबके इश्यूज हैं। आप बताइए जहां जहां अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान की आबादी है, दलितों की आबादी है, चलकर देखिए हमारे साथ कितने स्कूल नजर आते हैं आपको, देख लीजिए। अच्छा एक स्कूल दिखा रहा हूं, रखियाल एक इलाका है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे स्कूल था, नीचे कमर्शियल शॉप्स हैं। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं ऊपर अनसेफ है, नीचे के कमर्शियल शॉप्स को आप सेफ हैं। कितने स्कूल्स आपने बंद कर दिए? अगर 100 बच्चे रहे तो स्कूल्स बंद नहीं होते ना, मर्जर होना चाहिए। 200 बच्चे आपने खत्म कर दिए स्कूल्स को, ये उर्दू स्कूल्स को, गुजराती स्कूल्स को। बताइए आपने क्या किया फिर? अच्छा कितने सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स गुजरात में सर बताइए, आप पूछ लीजिए भाजपा वालों से, नहीं बोलेंगे, आपको नहीं बोलेंगे। यही तो मुद्दे हैं। और कांग्रेस उनकी छोटी पार्टी बनी हुई है, 27 साल से भाजपा को नहीं हरा पा रही है। लेकिन जब आप ये कंपैरिजन में देखते हैं दूसरे स्टेट्स के मुकाबले, यहाँ के डेवलपमेंट इंडेक्स को भी देखते हैं और एनसीआरबी के आंकड़ों को देखते हैं आप अपराधों के लिहाज से, तो तुलनात्मक रूप से ये राज्य आपको अच्छा करता हुआ दिखाई देता है या आप उसको भी अपने तरीके से देखते हैं?
आप नीति आयोग का डेटा देख लीजिए। मेरा क्यों यकीन करते आप गुजरात के बारे में? आप फिर फैसला कर लीजिए। अगर आप बोले तो फ़ोन खोल के सुना देता हूँ पूरा आपको, इनका चट्टा बट्टा देख लीजिए आप, गुजरात में क्या किया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। आप बताइए ना। मैं तो आपको सिटी स्कैन कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, एमआरआई कितने डिस्ट्रिक्ट में, बताइए आप, बता दीजिए। बीजेपी वाले बोल दें। एक ब्रिज गिरता है, 50 बच्चे मर जाते हैं, 150 में से 2 साल के बच्चा है, उस ओनर को आप नहीं पकड़ते? क्यों नहीं पकड़ते? पत्थर फेंकने में आप लाठी मारेंगे रोड पर लाकर, मगर क्योंकि वो दौलतमंद है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। गरीब की ठेला बंडी की दुकान बंद होगी, गरीब पर पीटा जाएगा, सब होगा। तो ये जो बातें आप कह रहे हैं, इसके लिए फिर आपको लगातार 4-5 साल यहाँ रहकर ये काम करना चाहिए या इलेक्शन के समय आकर नहीं करने नहीं सर, चाहिए? 2 साल से तो हमारी जनाब साबिर काबुलीवाला साहब की लीडरशिप में काम हो रहा है, और भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। साबिर काबलीवाला को तो बहुत सारे लोगों ने, आपके स्टेट के जो लोग हैं, जैसे फैजल उनमें से एक हैं जो गोधरा में ये कह रहे थे कि यहाँ से किसी को मत लड़ाइएगा। एक नूरानी तो साहब, कैंडिडेट ये है। तमाम लोग ये कहते हैं कि यहाँ कई जगह ऐसी है जहाँ से ना लड़े तो अच्छा है। अब ये देखिए, ये एक बड़ा आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा सब्जेक्टिव आर्गुमेंट है। हम 13 लड़े तो बहुत से लोग नाराज है कि सर हमको कम से कम 30 लड़ना चाहिए था। मैं बहुत से लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ नहीं, ना। नहीं, मैं तो आपकी पार्टी के लोग कह रहा हूँ। सही है, उनकी ओपिनियन है, उनका राय है। हमने एक फैसला लिया और सब फैसले के पाबंद रहेंगे। और वो भी पार्टी फोरम में नहीं कहते, वो ऐसे कहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि वो बताना चाहते हैं कि इस जगह से मत लड़ना, इस जगह से मत लड़ना, मत लड़ो वरना हार जाओगे। हाँ, उनको जरा शोहरत का जुनून पैदा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, उनको चाहिए, उनको भी टीआरपी चाहिए, बोल देते हैं। और ऐसे लोगों को आपने लिया हुआ है। नहीं, अब वो बोल देते हैं, बोलने के बाद हम उनको बताते हैं कि भाई साहब टीआरपी आपकी नहीं पार्टी की होगी, आप बैठे रहिए आराम से। तो फिर अब सब सेट हो गया है या अभी? नहीं, अब तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो जो बोले हैं बोलते रहेंगे, मगर हमको जो करना है करेंगे। तो फिर फाइनली कितनी सीटों पे और क्या स्ट्राइक रेट रहेगा आपका? 13 सीट पे लड़े हैं। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको स्ट्राइक रेट नहीं बोलेगी, हर एक बोलेगी डॉन ब्रैडमैन की तरह होगा। तो कोशिश करना हमारा काम है। अच्छा चुनाव हम लड़ रहे हैं, पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अच्छा नतीजा आएगा। यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन देश के जो मुद्दे हैं उस पर भी ओवैसी जी क्या राय रखते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यहाँ के लोगों की निगाहें रहती हैं। और अभी आफताब श्रद्धा के मुद्दे में जो हुआ, उस पर ओवैसी जी क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ के लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, ये तो हीनियस क्राइम है महिलाओं के खिलाफ। इसको आप हिंदू मुस्लिम करके देख के महिलाओं की आप बेइज्जती कर रहे हैं। भाई, तंदूर का वाकया हुआ था, एक सिख लड़की को जला दिया गया था, उसको क्या कहेंगे? सिख और हिंदू कह देंगे उसको आप। ये महिलाओं के खिलाफ जुल्म हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। ये जो मर्दों की सिख मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है, इसको हमको उस तरह से देखने की जरूरत है। मगर अफसोस के उसको भी हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि, और अभी तेजस्वी सूर्या भी ये बात कह के गए कि ये वन ऑफ इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक पैटर्न है जो कई जगहों पर चल रहा है और फॉलो हो रहा है, और ये एक्चुअली लव जिहाद वाली बात है और इसको आप कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा, आपकी राय? मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या किया, शाहनवाज हुसैन ने क्या किया? कहे का लव जिहाद है। आप आंकड़े दीजिए लव जिहाद के, क्यों लव जिहाद कहते हैं आपने? केरला हाई कोर्ट ने कहा था, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उस बच्ची का इतना मशहूर केस सुप्रीम कोर्ट को चला गया था। ये महिलाओं के खिलाफ जुल्म हो रहा है, ये हमको कहना पड़ेगा, ये हम इसको मानते हैं। ये क्या बात है कि लव जिहाद का नाम दे देंगे आप? कहां जाके रुकेंगे आप? किस जानिब जाके रुकेंगे आप लोग? इस देश को कहां ले जाके छोड़ेंगे आप? कल कोई एडल्ट है, कोई अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता है, आप कौन होते किसी को रोकने वाले? हाँ, मेरे रिलीजियस बिलीफ के लिहाज से कोई गलत करता है तो मैं बोलूँगा गलत है, मगर मैं ये बोलूँगा नहीं, मेरा बिलीफ चलेगा, कैसे चलेगा? ये तो नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा, हर्ष सांघवी ये कह रहे थे कि अगर आप प्यार से, पूरे प्यार के इरादे के साथ किसी के पास जाते हैं तो प्यार में ऐतराज नहीं है, लेकिन जब उसमें षड्यंत्र होता है, कोई मुस्तफ़ा महेश बनता है और ये एक ट्रेंड दिखाई देता है, तो फिर ये चिंताजनक हो जाता है। सर, ये इनकी बीजेपी की एक कोशिश है मुस्लिम हेट्रेड की। ये क्लियर मिसाल है, क्लियर मिसाल है। ये ऐसे कई इंसिडेंट्स के आपको बता दूंगा जहां पर सब मिलकर महिलाओं पर जुल्म करते हैं। क्या करेंगे उसको आप? जुल्म हो रहा है।
इसको रोकने की जरूरत है। आप हर चीज में आप हेयर स्प्लिटिंग करना चाहते हैं तो बीजेपी की पुरानी आदत है। ये जो आपके बारे में एक नज़रिया है कि जब भी कभी मुस्लिम कौम से आने वाला कोई विक्टिम होता है तो आप पूरी ताकत के साथ आगे बढ़कर उसका बचाव करते हैं। अच्छा, अक्यूज्ड अगर होता है तो आप उससे बचते हैं, आप उसके बारे में बोलने से बचते हैं। क्या ये सही है? गलत को गलत ही कहेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जब तक आपके सामने नहीं बोले तो बोले हैं, नहीं बोले तो नहीं बोले। कोई गलत करेगा तो गलत करें, बिल्कुल गलत है। उस पर क्या ऐसा क्यों समझ जाता है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका जब तक कैमरा नहीं आया, नहीं क्या बोले, नहीं बोले, अरे नहीं बोले तो आप नहीं आए तो हम नहीं बोले, मगर हम तो उसको बोले हैं, उसको कंडेम करते हैं दिल से। कोई गलत है तो बिल्कुल गलत है, उसको गलत ही कहना पड़ेगा। अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो फोटो G20 से आई उसको लेके भी ट्वीट किया। हाँ बिल्कुल किए। आपको भी वो भी रास नहीं आया? मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरा देश का प्रधानमंत्री वो चाइना के प्रीमियर को देखकर, उठकर, पलटकर, जाकर हाथ मिलाता है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। हमारे 20 सिपाही मर गए गलवान में, चीन ने मार दिया उनको। पुतिन का तारीफ करना, सुनक का फोटो डालना, बाइडन का आकर हाथ मिलाना, ये अच्छा लगा आपको? नहीं नहीं, देखिए ये G20 में प्रधानमंत्री पुतिन से मिले हैं, सुनाक से मिले हैं, बाइडन से मिले हैं, मगर क्या इन्होंने हमारे 20 सिपाहियों को मारा था क्या? क्या आज डेप्सांग डेमचाक में हम जा सकते हैं वहां पर? अच्छा, हॉट स्प्रिंग में जहां पर हम पेट्रोलिंग करते हैं वहां पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते हम लोग। पंगसोंगसू लेक में जहां हम पेट्रोलिंग कर सकते, नहीं कर सकते हम लोग। कौन सी नेशनलिज्म की बात भाजपा कर रही है? प्रधानमंत्री ऐसा बैठे हैं, उनको मालूम हुआ तो उठकर, पलटकर, जाकर उससे हाथ मिलाते हैं। भाई 20 जो सिपाही मर गए, क्या करेंगे उनको आप? डेप्सांग डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, हम जा नहीं सकते वहां पर। और खुद लद्दाख का कॉरपोरेटर कहता है कि अब विंटर में हम जो जानवर को लेकर ग्रेजिंग को जाते थे, हम नहीं जा पा रहे हैं, चीन आने नहीं दे रहा हमको। 5 गांव हम खो दिए, वहां पर 8 किलोमीटर के अंदर चीन की फौज बैठी हुई है, इसीलिए तकलीफ हुई हमको। नहीं तो आपको लगता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में आपने ऐसी कोई नज़दीकियां, कोई कुर्बत नहीं देखी थी? G20 का एक प्लेटफॉर्म है और वो भी डिनर के समय की फोटो है और उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, नॉर्म्स हैं। क्या आपको लगता है प्रोटोकॉल नहीं है? और दूसरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। देखिए, अगर सामने आ गए तो इखलाकी फरीजा है। आप उठकर, पलटकर, जाकर मिलाते हैं और भाजपा वाले तारीफ को देखिए प्रधानमंत्री, अरे वो पलटकर जाके मिल रहे हैं उनसे। होना तो ये चाहिए था कि वो सामने आकर हमारे प्रधानमंत्री से बोलता, मिलता। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, वहां शी जिनपिंग की कॉलर पकड़ लेते हो? नहीं सर, मैं कहां कह रहा हूं गुंडागर्दी करो, मैं कहां कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि चीन गुंडागर्दी हमारी जमीन पर कर रहा है। हमारे 20 सिपाहियों की जान ले लिया वो। आप कैसे उससे उठकर जाकर हाथ मिलाते हैं? कूटनीति के तकाजे भी आप जानते होंगे। सर, मैं आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर इतना तो जानता हूं कि उस तरह से प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था। बाइडन से मिले, सुनाक से मिले, सबसे मिले प्रधानमंत्री। हम क्या उस पर कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं हम, क्योंकि आप इंटरनेशनल मुद्दों पर और इन पर भी बोल रहे हैं, इंटरनेशनल लीडर्स पे भी बोल रहे हैं। ईरान और हिजाब पर भी आप बोलना चाहेंगे? बार पूछेंगे ईरान के बारे में? मेरे को क्या करना है ईरान से? भाई प्रधानमंत्री को एक स्टेटमेंट बोल दो, बोलिए ना ईरान के ऊपर। वो बोल दे ईरान के ऊपर जो हो रहा है सही है, गलत है, ठीक है, मान लेंगे उसको।